कि जो बैचलर है वो कैसी रही? नॉर्मल कॉलेज था, कोई वैसा कॉलेज था नहीं। एससीओटी के तो सेकंड ईयर में थोड़ा प्रेशर हो गया था कॉलेज का, तो उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। स्टार्टिंग में तो टफ टॉपिक करो ताकि मतलब वो चीज़ समझने में तुम्हें। ओके। और मतलब जो टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आते हैं, अपने आप को मोटिवेशन रख पाना कि तो वो होता है ना, अंदर से एक जोश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब किसी भी प्रिपरेशन के। जेम एग्जाम आपने दे दिया, आंसर की आ गई, रिजल्ट भी आ गया, तो कैसा लगा अपना? हाय अंकिता, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो शॉर्ट। आई एम अंकिता। In present time, I am doing MSc in Physics in IIT Delhi. I cleared JAM Jangit All India Rank 155. तो आपकी जो बैचलर है वो कैसी रही? आपने अपनी बैचलर की जर्नी कैसी रही और आपने अपनी जेम एग्जाम की तैयारी कब शुरू करी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने बैचलर मैंने अपने यहाँ से अयोध्या से किया था। नॉर्मल कॉलेज था, कोई वैसा कॉलेज था नहीं। एनसीओटी के थ्रू नहीं था। मैंने नॉर्मल फॉर्म डाला था एंड मेरा वहाँ पे सिलेक्ट हो गया था एंड मैं वहाँ से करने लगी थी। वहाँ पे मेरा कोई बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं रहता था बैचलर का। तो फिर मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था। मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे जैम के, तो सेकेंड ईयर में थोड़ा प्रेशर हो गया था कॉलेज का, तो उतना ज्यादा नहीं हो पाया था। फिर भी मतलब मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई थी सेकेंड ईयर में, बट मैंने थर्ड ईयर में जब प्रिपरेशन किया तो मेरी रैंक आ गई थी 155। ओके, आपने कोई कोचिंग वगैरह ली थी या फिर सेल्फ प्रिपरेशन करी थी? सेकेंड ईयर में तो मैंने कोचिंग लिया था, बट थर्ड ईयर में वनली टेस्ट फीस दिया था। तो सेकेंड ईयर में कहाँ से आपने कोचिंग करी थी? मैंने कैरियर लीवर से लिया था। और कैसा मीन्स? हाँ वो मतलब, हाँ। हाँ मतलब कि वो वहाँ दिल्ली का ही है, कैरियर लीवर। वहाँ पे मतलब कोर्स काफी अच्छे थे एंड इंटरेस्टिंग काफी लगा था उनका क्लासेस। ओके, सो आपने थर्ड ईयर में टेस्ट सीरीज देना शुरू किया, मीन्स आपने सेकेंड ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, राइट? ओके, सो जैसे अभी जेम एग्जाम फरवरी में होगा, थोड़े एक एक महीना मान के चल सकते हैं कि जनवरी का हमारा पूरा महीना पड़ा है प्रिपरेशन के लिए। तो अगर कोई पर्सन स्टार्ट करता है अपनी प्रिपरेशन फ्रॉम अप्रैल, ठीक है, तो उसके पास लगभग हम मान के चल सकते हैं कि उसके पास एक साल या अराउंड एक साल है अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, मार्च या अप्रैल के साथ। तो उसको मीन्स कैसे स्टार्ट करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन, क्या क्या टॉपिक्स उसको ज्यादा फोकस में रहने चाहिए ताकि वो एक अच्छा स्कोर कर सके अपने जेम एग्जाम में? देखो, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में तो टफ टॉपिक करो ताकि मतलब वो चीज समझने में तुम्हें काफी टाइम लगता है जो टफ होता है। तो फिर अगर क्लासिकल कोई करना चाहता है पहले, वो किसी का अगर वीक है, मतलब जो जो पार्ट जिसका वीक है वो पहले स्टार्ट करो करना, ताकि उसमें काफी टाइम तुम्हें लगे तो फिर वो दे सको एंड अच्छा कर सको उसमें। स्कोरिंग का अगर बात करें तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स वो इजी टॉपिक, मतलब जल्दी समझ भी आ जाता है एंड स्कोर भी काफी देता है। अगर उसमें मेन प्रैक्टिस मांगता है। अगर तुम प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो फिर उसमें अच्छा कर सकते हैं। और उसमें कोई टफ टॉपिक है भी नहीं, जो बैचलर में हमें पढ़ाया जाता है वही टॉपिक रहता है। एंड मैथमेटिकल फिजिक्स में भी कोई टफ टॉपिक नहीं रहता है, उसमें भी जो बैचलर्स में रहते हैं वही उसमें भी रहते हैं, जैम में भी। एंड ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में भी इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन जो है वो भी बैचलर में ही सब पढ़े रहते हैं, तो वो भी कर लो पहले। एंड ईएमटी में भी अगर, मतलब उसमें भी ज्यादा टफ रहता नहीं है। ईएमटी में भी, ईएमटी में भी बैचलर के ऑलमोस्ट रहते हैं उसमें भी। एंड तो आपके अकॉर्डिंग मीन्स हमने क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, ये चार टॉपिक जो होते हैं ये हमें काफी अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, राइट? ओके, और कौन से टॉपिक्स जो आप कह रहे हैं जिनमें हमें थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें हमें काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए? प्रैक्टिस में तो फिर मतलब क्लासिकल कर लो, क्योंकि क्लासिकल में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मांगता है।
तो अगर हमने प्रिपरेशन करनी है तो कितने टाइम में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और कितना टाइम हमें अपने रिवीजन को देना चाहिए एग्जाम से पहले, या फिर हम कहें कि टेस्ट सीरीज को देना चाहिए। हाँ, एग्जाम से पहले 2 मंथ पहले तो तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। 2 मंथ जो बचे हैं तो फिर ओनली तुम टेस्ट सीरीज दो, एंड जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, बस इतना ही है। मतलब 2 मंथ से पहले तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, ये नहीं कि 2 मंथ में तुम कोई नया टॉपिक करो। ओके, तो क्या रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मीन्स अगर मान लो किसी बच्चे ने 2 मंथ पढ़ा है, किसी स्टूडेंट के पास 2 मंथ्स है एंड रिवीजन करने के लिए, तो क्या रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज भी हो जाए, प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए, ताकि एग्जाम में थोड़ा अच्छा स्कोर कर सके? देखो, जो जो टॉपिक पढ़ो उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करता है, एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे 2 मंथ हमारे पास बचे हुए हैं एंड जो हमने 6 मंथ या 7 मंथ जो पढ़ा है उसमें जो जो टॉपिक पढ़ा उसको शॉर्ट नोट्स बना लिया, तो फिर वो 2 मंथ जो बचे रिवीजन के टाइम पे वो शॉर्ट नोट्स अपना देख के जल्दी रिवाइज कर सकते हो एंड फिर टेस्ट दो अपना आराम से। एंड टेस्ट सीरीज में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए? टेस्ट सीरीज में क्या होता है ना कि बहुत लोगों का मिस्टेक बहुत ज्यादा है, तो मेरा ही था ना, तो मिस्टेक मतलब बहुत ज्यादा होते थे टेस्ट सीरीज में। स्टार्टिंग में क्या होता है कि थोड़ा आराम से सब करते हैं क्वेश्चंस, लास्ट टाइम आते आते क्या होता है कि टाइम थोड़ा देख के थोड़ी हड़बड़ाहट सी हो जाती है कि इतना टाइम बचा है एंड कितना क्वेश्चंस इतनी जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे हम, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसे होता था, जैसे कि मैं टेस्ट देना स्टार्ट करती थी, स्टार्टिंग में क्या होते थे क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा देती थी मैं, तो लास्ट में मेरी ज्यादा, इसमें मतलब 10 टाइप के होते हैं ना, जैसे एमसीक्यू होता है, एमएसक्यू होता है, एनएटी होता है। तो मेरा एनएटी पार्ट मतलब बहुत मिस्टेक होता था, क्योंकि एनएटी पार्ट में कम टाइम बचते थे मेरे, तो उस टाइम थोड़ा जल्दी वाली हो जाती थी कि हाँ जल्दी से इसको अटेम्प्ट करना है, तो डिजिट में कहीं उसमें बोलता था 2 डिजिट करो, आंसर मान लो 3 डिजिट में आ गया तो 3 डिजिट में कभी कर दिया, तो वो सब मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाते थे। तो बस यही है, टाइम मैनेज बहुत ज्यादा उसमें सीखना पड़ता है टेस्ट के टाइम, एंड खुद को थोड़ा मोटिवेट रखना पड़ता है। तो इसी रिवीजन स्ट्रेटजी में मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। अगर जब आप लोग रिवीजन कर रहे हैं अपने किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसको पूरा स्टार्टिंग से रिवाइज मत कीजिए। आप एक रफ नोटबुक लीजिए या कोई भी पेज या शॉर्ट नोट्स ऐसे कुछ लीजिए, जिसमें आपको जो टॉपिक स्टार्टिंग से लिखिए, जो जो टॉपिक आपको लगता है आपने पढ़े हैं, और जो चीज़ें आप भूल रहे हैं आप उनको जाके रिवाइज करिए। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इससे कि आपको पूरा मिक्स नहीं होगा कि आप पूरा स्टार्टिंग से आप पढ़ रहे हैं एंड तक। ठीक है। दूसरा अंकिता, जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो मार्क्स कम आते हैं। ठीक है, सब कुछ पढ़ने के बाद भी मार्क्स कम आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, पढ़ने आई मीन कंसेप्ट क्लियर नहीं है कुछ क्वेश्चंस के, तो उसके लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं? हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं? तो वो मतलब टेस्ट सीरीज भी ना अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं, जैसे कि कोई टेस्ट सीरीज बना उसमें क्वांटम के क्वेश्चन ज्यादा दे दिए, एंड सेकंड टेस्ट सीरीज बना जिसमें ऑप्टिक्स के क्वेश्चन तुम्हारे ज्यादा मिल गए, एंड थर्ड टेस्ट सीरीज में बना जिसमें तुम्हारा मैथमेटिकल के क्वेश्चन ज्यादा मिले। जब तुम टेस्ट 3 टेस्ट सीरीज जैसे दिए, तो फर्स्ट में मान लो क्यूएम ज्यादा था, क्यूएम में उसमें तुम्हारा अच्छा स्कोर आ गया, एंड सेकंड मान लो ऑप्टिक्स का था, ऑप्टिक्स में तुम्हारा कम स्कोर आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्टिक्स तुम्हारी वीक है, तो वो जाके तुम प्रैक्टिस करो। ओके, और मतलब जो टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आते हैं, आई मीन अपने आप को मोटिवेशन रख पाना, किस तरह से मोटिवेशन लेना, थोड़ा उसके बारे में बताओ। हाँ, तो वो मोटिवेशन तो देना पड़ता है, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन आने के बाद गलत होती है तो बहुत ज्यादा गिल्ट सा लगता है कि मतलब थोड़ी डिमोटिवेशन ये आती है कि ऐसे ही थोड़ा एग्जाम में हो गया तो फिर क्या करेंगे, ये तो सबके साथ होता है। बट यही है कि जो तुम्हारा वीक पॉइंट, अब जैसे एक टेस्ट सीरीज दिया तुमने, उसमें तुमने सिले मिस्टेक कर दिया, जो तुम्हें आ रहे हैं क्वेश्चन उसके बाद में तुम्हारा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर वो डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा सी आ जाती है कि एग्जाम टाइम पे भी ऐसा हुआ तो क्या होगा, मेरा एग्जाम में होगा नहीं, ये नहीं होगा। तो इतना मोटिवेशन मत रखो, थोड़ा मोटिवेट करो खुद को कि हाँ ठीक है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज देंगे तो उसमें ये मिस्टेक नहीं करेंगे, ओके, ये थोड़ा रखना पड़ता है। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आईआईटी जेम एग्जाम में आपका स्कोर कितना आया था,
और मतलब कितना सेफ स्कोर हो कि हम एक अच्छी आईआईटी में जा सके, एडमिशन ले सके फॉर फिजिक्स। देखो वो डिपेंड करता है कि मतलब पेपर कैसा बना है, इजी बना, मॉडरेट बना है कि डिफिकल्ट बना है। अगर तुम्हारा इजी पेपर बना है, मान लो बहुत ज्यादा इजी है, तो जो बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं किए हैं वो भी स्कोर कर लेंगे अच्छा, और जिन्होंने प्रिपरेशन किया है वो तो स्कोर करेंगे ही। तो फिर उसमें क्या होती है कि जो बच्चे पढ़े भी नहीं है उनका भी स्कोरिंग ज्यादा रहता है। उस टाइम क्या होता है कि कट ऑफ जो होती है वो हाई चली जाती है। फिर भी चाहे जितना मतलब इजी से इजी क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी अगर 70 to 80 मार्क्स आपके हैं तो फिर अच्छी आईटी मतलब टॉप 5 आईटी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड मान लो मॉडरेट पेपर बना है, तो मॉडरेट पेपर में क्या होता है कि उसमें भी स्कोरिंग ज्यादा नहीं जाती है, 60 to 70 है, उसमें भी अच्छा कर सकते हो। एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर बन गया, फिर भी अगर 30 to 40 की रेंज में आप हो, फिर भी आप अच्छे आईटी ले सकते हो। ओके, सो जब हम एग्जाम देते हैं, जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस थोड़ा सा नर्वसनेस होती है एग्जाम, क्योंकि हम उस टाइम में हमारे पास 3 घंटे होते हैं अपने पूरी की पूरे साल को जस्टिफाई करने के लिए कि हमने कितनी मेहनत करी है। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपसे हुई, या जो आप सोच रहे हो कि अगर वो ना होती तो मैं अच्छा स्कोर कर पाती, या जनरली जो हो जाती है एग्जाम में, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं? वो थोड़ा। देखो, 1 2 3 सिली मिस्टेक तो सबके होते हैं। मतलब जो ईयर 1 आता है ना, उसको भी ये गिल्ट लगता है कि जो क्वेश्चन मिस्टेक में चले गए और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तो वो तो सबके साथ होता है, 1 2 सिली मिस्टेक सबके जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं जाता सिली मिस्टेक, सबके जाते हैं 1 2 सिली मिस्टेक। बट क्या है कि एग्जाम टाइम पे हाँ थोड़ी डिमोटिवेशन आती है कि आज क्या होगा, मतलब आज का पेपर हमारा पूरा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है कि हमने जो जो 1 साल में किया है। तो थोड़ी मोटिवेशन रखने बाद, जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जब जैम का दिया था, तो मेरा क्वेश्चन आने के बाद भी मैंने गलत किया था। उसका मेन रीजन ये था कि कभी ऐसे कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं दिया था उतना ज्यादा। तो बहुत सालों बाद जाके मैंने पेपर दिया था कंप्यूटर बेस्ड, और फिर वहां पे थोड़ा इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मतलब एग्जाम टाइम पे थोड़ा प्रेशर तो आ जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा खुद को इतना ज्यादा मोटिवेट रखो कि 1 साल जो किया अगर आज जस्ट नहीं कर पाई तो फिर उस 1 साल का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये मोटिवेशन रख के तो करना ही पड़ता है वो। एंड ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो पेपर टफ बन गया है, तो फिर स्टार्टिंग में जैसे 2 4 क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे 2 4 क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उसमें एकदम डिमोटिवेट हो जाएंगे, अरे मेरा क्या होगा, मैंने इतना प्रिपेयर किया क्या नहीं किया है। अगर तुम्हें 2 4 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके आगे का देखो, आप क्या है क्या नहीं। अगर तुम उतने में अपना मोटिवेशन पूरा खो दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा ना, सारा पेपर तुम्हारा बेकार जा सकता है। हाँ, एंड सेकेंडली ये होता है कि हम क्वेश्चंस को जल्दी से रीड करते हैं और हमें लगता है कि इजी है, तो हम कभी कोई कुछ डेटा अपने माइंड से भूल जाते हैं कि इस क्वेश्चन में ट्रिकी भी हो सकता है ना, और गलती से वो गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। फिर बाद में आके जब हम आई मीन जो आंसर मैच करते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ मिस्टेक हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो थोड़ा हमें देखना होता है कि क्वेश्चंस जब भी हम एग्जाम देने जाएं तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, क्योंकि वो थोड़े ट्रिकी भी हो सकते हैं। अगर वो आपको इजी लग रहा है, इट मीन्स इट इज नॉट इजी। वो थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं और आप उसके आंसर भी आपको सोच समझ के देने होते हैं। ठीक है, तो आप और कुछ ऐड करना चाहती हैं? लिखे होते हैं वो हमें जल्दी में दिखते भी नहीं है कि वो डाटा उसमें लिखा हुआ है, कभी ऐसा भी हो तो सेकंड होता है कि हमें डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हम पढ़ते हैं मोबाइल चलाने, फिर 5 मिनट पढ़ते हैं, फिर दोबारा रील देखने लग जाते हैं। ठीक है, तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो उनको कैसे दूर किया जाए और उनसे कैसे बचा जाए, राइट? एंड जब आप प्रिपेयर कर रहे थे अपने बीएससी की जर्नी में जेएम एग्जाम के लिए, तो आपने अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे ओवरकम किया था? देखो वो होता है ना, अंदर से एक जोश होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मतलब किसी भी प्रिपरेशन के लिए। तो फिर अंदर से भी होना चाहिए, जैसे तुम अगर आधे घंटे तुम्हारे रील में गए टाइम, तो फिर अपने अंदर इतना रखो कि आधा घंटा अगर मैंने वेस्ट किया तो उसका डबल मैं दूंगी उतना आउटपुट करके। मतलब इतना तो रखना पड़ता है। अब जैसे आधा घंटा रील देख रहे हो तो फिर ये थोड़ी एक डिमोटिवेशन अपने अंदर लेकर आओ कि ये जो आधा घंटा मैं कर रही हूँ इसका मेरा फ्यूचर में क्या देने वाला है ये चीज।
तो ये थोड़ा अपने अंदर लेके आना पड़ता है। तो जैसे मेरा था तो मतलब तब मैं स्मोकिंग बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, क्योंकि ठंडक भी रहता है, जैम प्रिपरेशन मतलब टाइम में रहता है, जनवरी दिसंबर ठंडक रहती है अच्छी वाली, तो फिर बहुत ज़्यादा नींद सी आती थी। तो उस टाइम जैसे सो लेती थी ज़्यादा, तो फिर सेकंड डे ये रहता था कि आज इतना सो लिया, तो सेकंड डे अब नहीं सोऊँगी। मतलब खुद को ना एक पनिश दो, जैसे मान लो आज इतना टाइम वेस्ट किया ना, तो सेकंड डे ऐसा सोचो कि जो टाइम आज वेस्ट किया, सेकंड डे वो करना ही करना है। मतलब कुछ भी ऐसा करो कि खुद को पनिश फ़ील हो, एंड सेकंड डे अगर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तो एक डर सा लगे कि आज अगर टाइम वेस्ट करा तो कल की तरह हालत होगी मेरी। मतलब ये चीज़ थोड़ा रखना पड़ता है। हाँ, तो अगर आपने कोई गोल को सेट किया है, आपने कोई जेम एग्जाम में आपने कोई एग्जाम क्लियर करने का ठान लिया है, तो डिस्ट्रैक्शन को जगह नहीं देनी है अपनी। अगर फिर भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उस चीज को अपने से दूर कर दो, वही आपके लिए बेटर है। सेकंड, जैसे अंकिता ने बोला कि पनिशमेंट देना शुरू करो, आई मीन हाँ ठीक है, वो करो। अगर आप ज़्यादा टाइम आपका फिर भी वेस्ट हो रहा है ये सब करने के बाद, तो आप अपने आप को थोड़ा अपना टारगेट सेट करो। एंड अगर आप अपना टारगेट पूरा नहीं करते हो, तो नेक्स्ट आप अपने खुद के लिए एक पनिशमेंट डिसाइड करो। यहाँ पे आपको रनिंग करनी है 5 किलोमीटर, ऐसे कुछ कर सकते हो। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम जैसे आपने सब कुछ कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, जेम एग्जाम आपने दे दिया, आंसर कीज आ गई, रिजल्ट भी आ गया, तो कैसा लगा अपना रिजल्ट देख के? थोड़ी खुशी महसूस हुई? पेरेंट्स को कैसा लगा? हमारे मेरे मेरे साथ तो ऐसा हुआ, जैसे आंसर किया है तो मैंने गलत काउंट ही कर लिया था मार्क्स से। हम्म, उसके बाद में फिर और सारा पेपर दिया भी नहीं था, ना सीओटी वगैरह का नहीं दिया था मैंने पेपर, क्योंकि मेरा यही था कि आरटी में जाना है, सीओटी का नहीं दूंगी। हम्म, एंड पेपर देके ऐसा लगा था कि हो जाएगा। तो फिर उस टाइम क्या हुआ कि मार्क्स मैंने गलत काउंट किया, तो इतनी ज़्यादा डिमोटिवेशन, इतनी ज़्यादा कि अब क्या होगा, मतलब पूरी फ्यूचर बेकार हो गई मेरी, मैं क्या करूँगी? मतलब इस टाइप का सिस्टम पूरा हो गया। एंड जब रिजल्ट आया तो फिर मतलब वो होता है ना कि जब आप कोई चीज़ की उम्मीद नहीं रहती है, फिर अचानक से आपकी लाइफ में एकदम खुशी वाला सिस्टम आता है, तो फिर उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा खुशी सा फील होता है कि मतलब ये कैसे हो गया लाइफ में। हम्म। तो वो हुआ था मेरे साथ। ओके, सो कैसा लग रहा है फिर आईआईटी में आके? आई मीन क्या फीलिंग आ रही है? और मतलब आपने अपने पूरे 5 मंथ्स इन टोटल आईआईटी के अंदर बिताया, आपका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो चुका है, कैसे फीलिंग आ रही है? आई मीन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आईटी में आके सबको बहुत अच्छा फील होता है। मतलब जो माहौल आईटी देता है ना, वो कोई और कॉलेज इतना माहौल नहीं देता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आपके जो 5 मंथ्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर अपना आईआईटी दिल्ली के अंदर बिताया, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहोगे कैसा गया? और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ आने से पहले, क्या वही चीज आपको मिली आने के बाद? आईटी में मैं जो एक्सपेक्टेशन किया था प्रिपरेशन से पहले कि मतलब जाकर ये वो मिलेगा, मतलब ऐसे मिलेंगे वैसे मिलेंगे, वैसे सारा हो रहा है। फर्स्ट तो ये है कि मतलब एनवायरनमेंट काफी अच्छा है पढ़ाई का, मतलब पूरे ऑल इंडिया के बच्चे वहाँ पे सिलेक्ट होके आ रहे हैं, एंड तुमसे एक से एक अच्छे बच्चे हैं, तो फिर एक कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है पढ़ाई में। और फिर प्रोफेसर भी काफी अच्छे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं प्रोफेसर भी वहाँ के। एंड फंक्शंस वगैरह भी होते हैं। प्रेशर तो काफी दिया जाता है स्टडी का। मतलब सब जगह 6 मंथ में सेमेस्टर खत्म होता है, हमारे यहाँ 4 मंथ में सेमेस्टर खत्म हो जाता है। हम्म, तो प्रेशर तो रहती है, बट उस हिसाब से एंजॉय भी कराया जाता है। एंड स्टार्टिंग में तो वर्कलोड ज्यादा सा लगता है, बट धीरे धीरे रहते हैं ना, थोड़ा मजा आने लगता है कि हाँ सही चल रहा है जो चल रहा है। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है दिल्ली का, जो फर्स्ट टाइम में रहा, राइट? हाँ। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन इज, तो आखिरी क्वेश्चन पूछ के थोड़ा एंड करते हैं इसको। अम, क्या एडवाइस आप देना चाहोगे अपकमिंग जैम एस्पिरेंट्स को, जिन जो एग्जाम देना चाहते हैं और आईआईटी दिल्ली में आएंगे? ये क्या advice? एडवाइस यही है कि 1 मंथ बचा है तो खुद को डिमोटिवेट मत करो, जितना प्रिपरेशन कर रखा है उसको रिवीजन करो, टेस्ट दो। एंड टेस्ट मतलब टेस्ट तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टेस्ट जितना दोगे, क्योंकि टेस्ट से मतलब तुम्हें पेपर का आइडिया लगेगा कि हाँ पेपर टाइम में ये मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि जब तक तुम टेस्ट नहीं दोगे तब तक तुम्हें मिस्टेक पता नहीं चलेगी कि तुम्हारी ये मिस्टेक हो सकती है।
तो बस 1 मंथ रिवाइज़ करो, टेस्ट दो, जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करो, बस इतना ही करो। एंड एग्ज़ाम टाइम पे खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करो। जितना भी प्रिपरेशन कर रखा है, 2 मंथ का, 4 मंथ का, 6 मंथ का जितना भी कर रखा है, इतना सोचो कि हाँ, इतना कर रखा है तो इतना आउटपुट आना चाहिए एग्ज़ाम टाइम पे। तो उतना मोटिवेट रखो, ये नहीं एग्ज़ाम टाइम पे जाओ, फिर डिमोटिवेशन करो कि आज क्या होगा जैम में, ये दुनिया भर का। तो थोड़ा मोटिवेट करो खुद को। एंड सेकंड अंकिता, कुछ लोग ये कहते हैं कि आईआईटी दिल्ली थोड़ी महंगा है, वहाँ का खाना कैसा होगा उनको पता नहीं, हॉस्टल अच्छे होंगे क्या नहीं। तो आपके हिसाब से आपको जो मिला है हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसा अच्छा है या नहीं है, रहने लायक है या नहीं, और वहाँ का खाना थोड़ा बताइए। नहीं हॉस्टल तो बहुत अच्छा है एंड खाना भी बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। हाँ, ये है आईआईटी दिल्ली थोड़ी महँगी है, बट उस हिसाब से वो मतलब वहाँ पे स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। जो लोग थोड़े कम उससे आते हैं, मतलब कि जिनके घर पे उतना इनकम नहीं आता है, उनके लिए स्कॉलरशिप भी देता है वो करने के लिए। एंड ये भी है कि तुम लोन भी ले सकते हो वहाँ का, मतलब फीस पेड करने के लिए। तो ये है थोड़ा वहाँ का, कर सकते हो। हॉस्टल में आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं? हाँ, सारी फैसिलिटी है एंड हॉस्टल बहुत अच्छा है वहाँ का। ये आईआईटी दिल्ली जो है वो आपको सब देता है, मतलब आपके अंदर अगर कुछ भी है ना काबिलियत मीन्स, जैसे कि अगर आप स्पोर्ट में इंटरेस्ट है या फिर किसी को फुटबॉल में इंटरेस्ट है, किसी को स्विमिंग में इंटरेस्ट है, तो आप वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब आईआईटी दिल्ली सारा कराता है, वहाँ से जाके आपको जो भी इंटरेस्ट हो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। हाँ, और वहाँ का कैंपस मेरे को बहुत सुंदर लगा। वहाँ का कैंपस भी बहुत अच्छा है। थोड़ा भी स्ट्रेस लगे पढ़ाई में फिर जाके घूम सकते हो कैंपस भी। अगर आप आईआईटी दिल्ली से एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स करना चाहते हो, तो आपका जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो आपका फर्स्ट सेम में अराउंड 1,05,000 के आसपास रहेगा। अगर आप हॉस्टल के साथ रहते हो 35,000 या 34,000 अप्रोक्सीमेटली आपका हॉस्टल का खाने का खर्चा होता है। 8,500 आपका रेंट, जो कि आपकी ट्यूशन फी में इंक्लूड हो जाएगा। तो अराउंड फर्स्ट सेमेस्टर में सारा मिला के, सिक्योरिटी मिला के आपका 1,05,000 के आसपास अराउंड। सेकंड इज, अगर आप सेकंड सेमेस्टर में आते हो तो आपको 55,000 के आसपास अप्रोक्सीमेट रहता है। तो हर सेमेस्टर में आपको 55,000 लगा के चलिए, तो आपका अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्चा हो जाएगा 2 साल एमएससी के लिए। ओके, तो थैंक यू अंकिता, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ठीक है, आई होप सभी को अच्छा लगेगा ये वीडियो। ओके, बाय।